हॅलो गाईज, वेलकम बैक। नमस्ते, नमस्कार। कसे आहात तुम्ही सगळे? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अपने जो पिछला मेरा पार्ट था वर्जिन अटलांटिक इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस पार्ट 1। आज हम बात करेंगे उसके पार्ट 2 के बारे में, जो होगा मेरा पूरा एंटायर प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टू माई ट्रेनिंग। तो चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा वीडियो शुरू करते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे पॉइंट्स रेडी हैं और आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ताकि मैं अगर कुछ बता रही हूँ और वो कुछ इम्पोर्टेंट होगा वो आपसे मिस ना हो जाए। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा इंटरव्यू प्रोसेस पिछले साल शुरू हुआ था अगस्त एंड में, और मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया था बिकॉज मैं उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़िट हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपको फ़िट होना पड़ेगा, तो मैं उसमें फ़िट हो रही थी। इसके लिए मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया था। मेरा जो वर्जिन अटलांटिक का प्रोसेस था बहुत स्लो था। तकरीबन 8 महीने लग गए थे पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने में, जबकि अभी जो इंटरव्यू आया था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने में पूरा प्रोसीजर उनका हो चुका था, बिकॉज उनको रिक्वायरमेंट थी क्रू की। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप प्रिपेयर्ड रहिए, स्विमिंग जाइए, अनाउंसमेंट्स पढ़िए, आप अपना प्रिपरेशन पूरा रखिए, ताकि जब भी इंटरव्यू अभी आए तो आप आपका 100% दे सके, आप रेडी। जब मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया था उसके बाद मुझे एक मेल आया था दैट वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन एंड वी आर रिव्यूइंग इट बिकॉज वी हैव मैनी एप्लीकेशन। जो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें आपको अपने पूरे डिटेल्स भरने होते हैं, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो उसमें सबमिट करने होते हैं। आपको स्विमिंग आती है कि नहीं वो सब टिक करना होता है, आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं, वो सब क्वेश्चंस जो होते हैं, आपको स्विमिंग आती है कि नहीं, और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब उसमें होते हैं। आपको उस पर टिक टिक करना होता है और वो फॉर्म सबमिट करना होता है। उसके बाद आपको एक मेल रिसीव होता है जो कि है कि हमें आपका एप्लीकेशन मिल चुका है एंड हमें थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत एप्लीकेंट्स हैं। हम लोग अभी उसको रिव्यू कर रहे हैं। फिर उसके 15-20 दिन बाद आपको सेकेंड मेल आता है, अगर आप उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़िट होते हैं, आपको वो सब जो फॉर्म आपका चेक करते हैं, उसके 20 दिन के बाद आपको एक दूसरा मेल आता है जो ऑनलाइन असेसमेंट का होता है। इसमें ऑनलाइन असेसमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट है जो टाइम्ड नहीं होता। जो सेकंड वाला असेसमेंट है उसमें वीडियो आपको रिकॉर्ड करके भेजना होता है उनको। उनके 3 सवाल होते हैं, वो 3 सवाल को सोचने के लिए आपको टाइम नहीं देते। वो आप कितना भी टाइम लेके सोच सकते हैं, लेकिन एक बार आपने वो रिकॉर्ड का बटन स्टार्ट कर दिया और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया अपना आंसर, तो आई थिंक 3 मिनट का समय होता है, आपको 3 मिनट के अंदर अपना रिकॉर्ड करना होता है। अब आते हैं पार्ट 1 पे, जो ऑनलाइन असेसमेंट का पार्ट 1 है। उसमें आपको जब वो 15-20 क्वेश्चंस पूछेंगे, तो क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसे पैरा जैसे होते हैं, और उनके 4 ऑप्शंस होते हैं जो भी बहुत बड़े बड़े पैरा जैसे होते हैं। अभी आप सोचोगे कि मैं आपको इसके बारे में कुछ टिप्स बताऊं कि ये आपने कैसे क्लियर किया। तो गाइज, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, ये आपका, आप कैसे सोचते हो। आपको एक ही ट्रिक है इस बात का कि आपको खुद को वो सिचुएशन में रखना होगा और वैसे सोचना होगा कि अगर मैं यहाँ होती और ये जो 4 ऑप्शंस है तो ये सिचुएशन में मैं क्या करती। यही उसका सही जवाब होगा, क्योंकि आपको वैसे ही सिलेक्ट करना है एक आंसर जो मोस्ट लाइकली है अकॉर्डिंग टू यू, और दूसरा जो लीस्ट लाइकली है अकॉर्डिंग टू यू। मतलब जो सबसे सही है और जो सबसे कम सही है, इसका मतलब ये। जब आप अपना ये पहला वाला जो पार्ट होता है वो आप पूरा कर लेंगे 15-20 क्वेश्चंस का, उसके बाद आएगा पार्ट 2, जिसमें वो पूछेंगे आपसे 3 सवाल। वो 3 सवाल होंगे, वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन वर्जिन अटलांटिक, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, टेल अस अ सिनेरियो where you went out of the way or out of the box to help someone, how will you make
someone's flight very special? तो इसका ये जवाब है कि अगर किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो आप ऐसा क्या करोगे स्पेशल जिससे उनके लिए वो दिन बन जाएगा, उनकी फ्लाइट स्पेशल हो जाएगी। फिर टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज़ कि आप अपने बारे में बताइए, सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए एक 3 मिनट का रिकॉर्ड करके। फिर आपको वर्जिन अटलांटिक क्यों ज्वाइन करना है, सो आप कंपनी के बारे में रिसर्च करिए थोड़ा। और आप वैसे जो मैंने मेरे टाइम पे किया था कि मैंने ये सब क्वेश्चंस, एक लिस्ट बनाई थी क्वेश्चंस की, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं जो हर एयरलाइन आपको पूछता है। व्हाई यू वांट टू जॉइन, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आपने आपकी पुरानी कंपनी क्यों छोड़ी, आपको यहीं क्यों आना है। फिर आपके पिछले एयरलाइन में ऐसे कोई सिचुएशन हुआ था जहाँ पर कोई रूड पैसेंजर था जिसका जो सिचुएशन आपने हैंडल की थी वो कैसे की थी। कि फिर अगर 2 क्रू हैं फ्लाइट पे और उनके बीच अगर लड़ाई हो जाती है तो फिर आप क्या करोगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाए थे और उसका मैंने आंसर बनाए थे, ठीक है, और वो मैंने गो थ्रू। तो ये आपके लिए एक टिप ट्रिक है कि जैसे मैंने किया था, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाए थे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ठीक है, और उसके मैंने आंसर्स बनाए थे। तो वैसे ही आप आपका जो जॉब प्रोफाइल है उस बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस बनाइए, उसके आंसर्स बनाइए, उसको गो थ्रू कीजिए सो दैट, क्योंकि घूम फिर के सारे एयरलाइंस में यही सब क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इसको प्रिपेयर करके रखिए ताकि आप जब ये सवाल आपसे कोई पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली फटाफट इसका आंसर। सो अभी इनका जो ये प्रोसेस है ऑनलाइन असेसमेंट वाला, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। वो है, टेल अस अबाउट एन इंसिडेंट वेयर यू ऐड वैल्यू टू समवन्स एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब ऐसा कोई सिचुएशन बताइए जहाँ पर आपने किसी की फ्लाइट में एक स्पेशल एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू स्पेसिफिकली एट वर्जिन अटलांटिक। इसका मतलब है कि आपको वर्जिन अटलांटिक ही क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद है एक तीसरा क्वेश्चन जो आपको टाइप करना है 250 वर्ड्स, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आपका इंग्लिश स्पोकन और रिटन दोनों अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको टाइप करके लिखना है 250 वर्ड्स लाइक ऐसे कि और वो लोग चेक करेंगे आपका इंग्लिश जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, in a fast paced life where priority changes, tell us in English. Give us a time where you and the team you were working with had to deal with sudden changes or unexpected challenges that affected the customer. ठीक है। सो वो जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई टाइम बताइए जब आप आपकी टीम के साथ काम कर रहे थे और ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई है जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस चेंज हो गया। तो यहाँ पर आप किसी रूड कस्टमर का एक्सपीरियंस बता सकते हैं या टर्बुलेंस बता सकते हैं या कुछ ऐसा बता सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो गया था। फिर इसके अप्रॉक्स 15-20 दिन बाद मुझे एक मेल आया था कि आपका ये ऑनलाइन असेसमेंट राउंड क्लियर हो चुका है और अभी आपका नेक्स्ट राउंड के लिए आपको एक टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है, डेट और टाइम, और आपका 1-on-1 इंटरव्यू होगा विद द एचआर जो लंदन से आपको, जैसे मेरा ऑनलाइन हुआ था तो ऑनलाइन इंटरव्यू आपका होगा ब्रिटिश एचआर। फिर मैंने अपना मेरे स्केड्यूल के हिसाब से, क्योंकि तभी मैं फ्लाई कर रही थी, तो मेरे स्केड्यूल के हिसाब से मैंने अपना डेट और टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर लिया था। सो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी कि आप कोशिश करिए कि जो सबसे पहला स्लॉट होगा, पहले दिन पहला स्लॉट, वो आप सिलेक्ट करने की कोशिश करिए। ताकि क्या होता है कि रिक्रूटर्स एक दिन में बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो वो सबसे सेम क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हैं तो वो सेम सेम आंसर सुन सुन के बोर हो जाते हैं। तो उनको वो एक जो यूनिकनेस चाहिए, ठीक है, आपके आंसर्स में दिखनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में।
सो यहाँ पर अगर आप टाइम स्लॉट पहला सेलेक्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि आप जो बोल रहे हैं वो उन्होंने अभी तक सुना ही नहीं है, तो वो आपको सबसे पहले सुन रहे हैं और फिर सेकेंड थर्ड जो भी जिसका नंबर होगा फिर वो आपसे कंपेयर करके भी उनको सुनेंगे। सो ये टिप मेरे लिए काम कर गई थी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मैं आपको बस बता रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब। फिर जो जिस दिन आपका एचआर वाला इंटरव्यू होता है वो आधे घंटे का होता है और सारे एचआर बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, बट बिकॉज उनका ब्रिटिश एक्सेंट होता है सो शायद कुछ लोगों को मुश्किल हो सकती है, इसीलिए आप आपका लैंग्वेज पे कमांड पढ़ लिख के या मूवीज़ देख के जैसे भी करके आप उसको एकदम फ्लुएंट कर लीजिए, क्योंकि वो फास्ट बोलते हैं तो आपको फटाक से उनका क्वेश्चन जो वो बोल रहे हैं वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे जो क्वेश्चंस पूछे थे वो अराउंड सेम ही थे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। व्हाई यू वांट टू जॉइन वर्जिन अटलांटिक, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। कोई सिचुएशन था जो आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया और आप अपनी पुरानी कंपनी क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, यही सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट मोटिवेट्स यू टू जॉइन वर्जिन अटलांटिक, कि वर्जिन अटलांटिक में ऐसा क्या खास है जो आप ये कंपनी ज्वाइन करना। फिर इनका जो स्विमिंग राउंड है उसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि मैं बचपन से स्विमिंग कर रही हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि इस असेसमेंट में जो लंदन से रिक्रूटर्स आएंगे हमारा असेसमेंट लेने के लिए, उस पूल की डेप्थ क्या होगी। इसीलिए मैंने क्लास ज्वाइन किया था मंडे टू फ्राइडे का, और मैं रोज़ सुबह और शाम को जाती थी और 2 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करती थी टू ब्रश अप। एंड मैंने इसीलिए ऐसे पूल में अपना कोर्स किया जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 17 फीट थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। बट मैंने सोचा कि अगर मैं इस पूल में अगर स्विमिंग कर सकती हूँ तो फिर मैं उस दिन जब मेरा एक्चुअल में असेसमेंट होगा उसकी डेप्थ कितनी भी हो मैं इजीली कर लूँगी। इसके लिए मैंने उस हिसाब से अपना स्विमिंग कोर्स कर लिया था। और हमारा स्विमिंग टेस्ट जो था वो दिल्ली में था, तो उन्होंने हमें स्टार्टिंग में जब हमने फॉर्म भरा था तभी उन्होंने हमसे एक कंसेंट लिया था कि स्विमिंग टेस्ट दिल्ली में होगा, तो क्या आप रेडी हैं स्विमिंग के लिए आने को दिल्ली में अपने ओन एक्सपेंस पे। ठीक है, और अभी का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें लकीली वो लोग मुंबई आए थे और यहाँ पर ही उनका स्विमिंग हो गया था। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक पता चला है कि उस पूल का जो डेप्थ था वो तकरीबन 7-8 फीट ही था, इतना डीप नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्विमिंग प्रैक्टिस कीजिए और एकदम परफेक्ट हो जाइए उसमें, ताकि वो जैसे ही आपको बोले आप शुरू करके दिखाइए 25 मीटर, तो आप फटाफट करके दिखा देंगे उनको। और आई थिंक उसमें भी कुछ नंबर ऑफ चांसेस होते हैं जो जिसमें आपको करना पड़ता है, शायद 2 या 3 चांस मिलते हैं आपको, तो मेरा तो एक बारी में हो गया था। बट कोई कोई ऐसे भी लोग थे जिनका अगर थोड़ा भी टच हो गया यहाँ वहाँ तो वो डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, फिर उनको वापस चांस मिल रहा था, फिर भी नहीं हो रहा था तो वापस चांस मिल रहा था, अगर फिर भी नहीं होता तो वो लोग आउट हो रहे थे इंटरव्यू से। इसके लिए आप कोशिश करिए कि आप वन गो में ही बिना यहाँ वहाँ टच करे बिना रुके आप प्रैक्टिस करें, और वैसे ही आप उस दिन भी वो करके दिखाएं उनको। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था अनाउंसमेंट्स होते हैं जो हमारे टाइम पे बहुत ही सरप्राइज और सडन था, किसी को नहीं पता था कि अनाउंसमेंट जैसा भी कुछ होने वाला है, हमें लगा सिर्फ स्विमिंग होगा इसके बाद ख़त्म है, बट ऐसा नहीं था। अनाउंसमेंट्स उन्होंने हमें एकदम से बोला ये पढ़ के दिखाइए, ठीक है, और एकदम शुद्ध इंग्लिश और शुद्ध हिंदी में उनको पढ़ के दिखाना था। ठीक है, और वो इसलिए है बिकॉज हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया हमारा बेस है, तो जो हमारे फ्लाइट पे लोग होंगे जहाँ से भी आप फ्लाई करें दिल्ली मुंबई और बैंगलोर से, सबको इंडिया में मोस्टली इंग्लिश और हिंदी आती ही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें
उनसे मिरर करना पड़ता है कभी कभी लैंग्वेज, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर वो पैसेंजर जो फ्लाइट पे आए उसको इंग्लिश आती ही हो। कोई कोई ऐसे भी होंगे जिनको शायद हिंदी आती हो, तो आपको हिंदी तो आनी ही चाहिए। और अगर आपको और कोई लैंग्वेज आती है तो वो तो एक एडिशनल बेनिफिट है, क्योंकि आप पैसेंजर से कनेक्ट कर पाएंगे और वो आपके फेवर में होगा। एंड ऑल्सो बिकॉज कि जो ब्रिटिश क्रू होता है, तो हमारे फ्लाइट में ऐसा है कि आधे क्रू ब्रिटिश होते हैं और आधे इंडियन होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको तो हिंदी आती नहीं है, तो वो डायरेक्टली उनसे कन्वर्सेशन कर नहीं पाते हैं। इसके लिए उन्होंने हमें हायर किया है ताकि हम इंग्लिश में, हिंदी में या और भी कोई लैंग्वेज अगर हमें आती है उनसे उस भाषा में कन्वर्स। तो जब मेरा ये फाइनल राउंड हो गया था, उसके तकरीबन 1 डेढ़ महीने बाद मुझे मेल आया था कि यू आर सिलेक्टेड, बट अभी आपको जो अगला प्रोसेस है वो करना है, जो है पुलिस वेरिफिकेशन एंड वीज़ा प्रोसेस। सो गाइज, यहाँ पर आपको आपका जो बैकग्राउंड है वो एकदम क्लीन रखना पड़ेगा। कोई केस नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, बिकॉज वो लोग बहुत पर्टिकुलर है इस चीज़ को लेके। और दूसरी बात, आपको वीज़ा भी अप्लाई करना पड़ता है खुद से, और फिर वो अमाउंट आपको रीइम्बर्स हो जाता है जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। बट इनिशियली आपको वीज़ा के लिए खुद से पैसे डाल। फिर जैसे ही मेरा ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, मैं अपने नोटिस पीरियड पे थी अपने पुराने एयरलाइन में, और फिर मुझे मेरा यूके वीज़ा का मेल आ गया था कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, वीज़ा आ गया है। फिर वो कॉपी मुझे कंपनी भेजनी थी, और जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट करना था, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स जो भी था। फिर उसके बाद फाइनली मुझे मेल आ गया था जहाँ पर मेरे टिकट्स आ गए थे और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब आ गए थे। और फाइनली ऐसे करके मैं इंडिगो छोड़ के फिर वर्जिन अटलांटिक पहुंच गई। तो जब मैं फाइनली लंदन पहुंच गई थी तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हमने इतनी अच्छी एयरलाइन ज्वाइन कर ली है वगैरह वगैरह। बट गाइस, लेट मी टेल यू, अभी हमारी एयरलाइन में हर एयरलाइन से लोग काम कर रहे हैं। ऑल मिडल ईस्ट सारे टॉप वाली एयरलाइन से वो लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि उनको इंडिया आना था। और सबका यही मानना है कि वर्जिन अटलांटिक की जो ट्रेनिंग थी 5 हफ्तों की, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी बाकी सारी एयरलाइंस से। और तो हमने ये 4 वीक जो हम वहाँ थे वो हमने पूरा कंप्लीट किया अपना ट्रेनिंग। और फिर हम मुंबई आए, मुंबई में हमारी एक और हफ्ते की ट्रेनिंग थी, वो भी हमने कंप्लीट की। और उसके बाद मुझे मेरे विंग्स मिल गए थे टू फ्लाई, और उसके अगले ही महीने मैं मेरा फ्लाइंग स्टार्ट हो गया था जब मेरा पास आ गया था एयरपोर्ट का, और हमारी फ्लाइंग स्टार्ट हो गई थी। सो गाइज, ये मेरा पूरा प्रोसीजर था फ्रॉम डे 1 टू द डे आई स्टार्टेड फ्लाइंग, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग द इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।